गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे परंपरा एवं परिवर्तन पर। जो डीपी मुखर्जी है उनके क्या विचार है, उन्होंने क्या बताया है। तो डीपी मुखर्जी भारतीय इतिहास तथा अर्थव्यवस्था के प्रति अपने असंतोष के कारण समाजशास्त्र की ओर मुड़े। उनका ये मानना था कि भारत की सामाजिक व्यवस्था ही उसका निर्णायक एवं विशिष्ट लक्षण है और इसलिए ये प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक है कि वह इस संदर्भ में इससे जुड़ा हो। भारतीय संदर्भ में निर्णायक पक्ष का उसका सामाजिक पक्ष है, इसलिए इतिहास, राजनीतिक तथा अर्थशास्त्र पश्चिम के मुकाबले भारत में कम विकसित थे। उसका सामाजिक आयाम अधिकाधिक विकसित था। डीपी मुखर्जी लिखते हैं कि मेरा ये मानना है कि भारत में सामाजिकता का बाहुल्य है, इसके अलावा और सब कुछ बहुत कम है। वास्तव में वास्तविकता की बात करें तो सामाजिकता की अधिकता भारत की विशेषता ही है। भारत का इतिहास, इसका अर्थशास्त्र, यहाँ तक कि इसका दर्शन सामाजिक समूह के इर्द गिर्द घूमता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये भी कह सकते हैं कि ये सामाजिकरत व्यक्तियों के इर्द गिर्द है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, ये बताया है मुखर्जी ने। भारत में समाज की केंद्रीय स्थिति को देखते हुए भारतीय समाजशास्त्री का ये प्रथम कर्तव्य था कि वह सामाजिक परंपराओं के बारे में पढ़े तथा जाने। डॉक्टर डीपी मुखर्जी के लिए परंपरा का अध्ययन केवल भूतकाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह परिवर्तन की संवेदनशीलता से भी जुड़ा था। अतः परंपरा एक जीवंत परंपरा थी जिसने अपने आप को भूतकाल से जोड़ने के साथ ही साथ वर्तमान के अनुरूप भी ढाला था और इस प्रकार समय के साथ अपने आप को विकसित कर रही थी, जैसा कि उन्होंने लिखा। सिर्फ भारतीय समाजशास्त्री के लिए एक समाजशास्त्री होना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उसकी प्रथम आवश्यकता एक भारतीय होना है, क्योंकि वह लोक रीतियों, रूढ़ियों, प्रथाओं तथा परंपराओं से जुड़कर ही अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंदर तथा उससे आगे क्या है को समझ पाएगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उनका मानना था कि समाजशास्त्रियों को भाषा को सीखना तथा भाषा की उच्चता, निम्नता और संस्कृति की पहचान को न केवल संस्कृत, फारसी अथवा अरबी भाषाएं बल्कि स्थानीय बोलियों की भी जानकारी होनी चाहिए। अर्थात कोई भी जो समाजशास्त्री है उसको जो स्थानीय भाषाएं हैं उनका भी ज्ञान होना आवश्यक है। डीपी ने ये तर्क दिया कि भारतीय संस्कृति तथा समाज पाश्चात्य अर्थ में व्यक्तिवादी नहीं है। एक औसत भारतीय की आकांक्षाओं का रूप कम था या अधिक उसके सामाजिक सांस्कृतिक वर्ग द्वारा तय किया जाता है और वह शायद ही उसके विचलित होता है। अतः भारतीय सामाजिक व्यवस्था की दिशा मुख्यतः समूह, संप्रदाय तथा जाति के क्रियाकलापों द्वारा निर्धारित होती है, न कि स्वैच्छिक व्यक्तिगत कार्यों द्वारा। हालांकि स्वैच्छिकता ने शहरी मध्यम वर्ग को प्रभावित करना शुरू किया। अर्थात वर्तमान में क्या स्वैच्छिकता भी है तो वो अधिकतर शहरों में दिखाई देती है, लेकिन इसके आने से भारतीय समाज को अध्ययन के लिए एक रोचक विषय मिल गया था। परंपरा शब्द का मूल अर्थ संचारित, प्रेषित करना है। डीपी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया। इसका समतुल्य संस्कृत शब्द परंपरा है, जो कि उत्तराधिकार अथवा आतिथ्य है, जिसका मूल आधार वही है जो इतिहास का है। अतः परंपरा की मजबूत जड़ें भूतकाल में होती है और उन्हें कहानियों तथा मिथकों द्वारा कहकर और सुनकर जीवित रखा जाता है। हालांकि परिवर्तन भी भूतकाल से उसके संबंध को नहीं तोड़ पाया, बल्कि ये अनुकूलन की प्रक्रिया को इंगित करता है। प्रत्येक समाज में परिवर्तन के आंतरिक तथा बाह्य स्रोत हमेशा मौजूद रहते हैं। पाश्चात्य समाज में आंतरिक परिवर्तन का अत्यधिक सामान्य स्रोत अर्थव्यवस्था है, परंतु ये भारत में उतना प्रभावशाली नहीं है, जैसा कि डीपी मानते हैं कि भारतीय संदर्भ में वर्ग संघर्ष अर्थात समाज में जो अमीर और गरीब पाए जाते हैं उनमें जो वर्ग संघर्ष होता है जातीय परंपराओं से प्रभावित होता है और उसे अपने में सम्मिलित कर लेता है। भारत में नवीन वर्ग संघर्ष अभी स्पष्ट रूप से उभर कर नहीं आया है। इस समझ के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गत्यात्मक भारतीय समाजशास्त्र का सर्वप्रथम कार्य परिवर्तन के आंतरिक और गैर आर्थिक कारणों को देखना होगा। डीपी ने
कि डीपी ने कहा और उनकी मान्यता यह है कि भारतीय परंपरा में परिवर्तन के 3 सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। पहला श्रुति, दूसरा स्मृति तथा तीसरा है अनुभव। इन सब में आखिरी अनुभव अथवा व्यक्तिगत अनुभव क्रांतिकारी सिद्धांत है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय समाज में परिवर्तन का सर्वप्रथम सिद्धांत जो सामान्यकृत अनुभव तथा समूह का सामूहिक अनुभव था। उच्च परंपराएं स्मृति और श्रुति में किस तरीके से जो डीपी मुखर्जी थे उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए हैं तो उन्होंने बताया, परंतु समय समय पर उन्होंने समूह तथा संप्रदायों के सामूहिक अनुभवों द्वारा चुनौती दी जा रही है। उदाहरण के लिए भक्ति आंदोलन। डीपी ने बल देकर कहा था कि ये केवल हिंदुओं के लिए ही सही नहीं है बल्कि भारत की इस्लामिक संस्कृति के लिए भी सही है। भारतीय इस्लाम में सूफियों ने पवित्र ग्रंथों की अपेक्षा प्रेम तथा अनुभव पर अधिक बल दिया है, जिसने परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः डीपी के लिए भारतीय संदर्भ में बुद्धि विचार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली शक्ति नहीं है बल्कि ऐतिहासिक रूप से अनुभव और प्रेम परिवर्तन के उत्कृष्ट कारक है। भारतीय संदर्भ में संघर्ष तथा विद्रोह सामूहिकता अनुभवों के आधार पर कार्य करते हैं, परंतु परंपरा का लचीलापन इसका ध्यान रखता है कि संघर्ष का दबाव परंपराओं को बिना तोड़े उनके परिवर्तन लाए। अतः हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभावी रूढ़िवाद को लोकप्रिय विद्रोह द्वारा चुनौती दी जाती है और आगे चलकर रूढ़िवाद को परिवर्तित करने में सफल हो जाती है, परंतु ये परिवर्तन आखिरकार परंपरा में अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये चक्र लगातार अपने आप को दोहराता रहता है। परिवर्तन की ये प्रक्रिया जहाँ संघर्ष परंपरा की सीमाओं में रहता है, ठेठ जातिगत समाज का लक्षण है, जहाँ वर्गों के बनने तथा वर्ग चेतना को अवरोधित कर दिया गया है। डीपी के परंपरा और परिवर्तन संबंधी विचारों ने पाश्चात्य देशों से बिना सोचे समझे बौद्धिक परंपराओं को ग्रहण करने के कारण विकास योजनाओं जैसे संदर्भों की आलोचना की परंपरा को न तो पूजना चाहिए और न ही इसको अनदेखा करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे आधुनिकता आवश्यक है तो लेकिन अंधानुकरण के लिए नहीं। डीपी परंपरा के समीक्षक थे तो उन्हें विरासत में मिली थी और साथ ही वे आधुनिकता के प्रशंसक आलोचक भी थे, जिसके कारण उन्हें स्वयं के बौद्धिक परिप्रेक्ष्य को आकार प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम आगे की जो है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।